बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये इस्तीफ़ा एक्सपेक्टेड था और ये लग रहा था कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब इससे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को फेस नहीं कर सकते, क्योंकि सर पहले तो वो इस पर आए बाएँ शाएँ ओ एंज हो गया फ़लाँ हो गया तिटमकान हो गया, ये करते रहे। उसके बाद जब पता चला कि उनके पास अपनी गवाही में बताने के लिए कुछ नहीं है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा और वो इस्तीफ़ा दे के घर चले गए। लेकिन चूँकि उन्होंने अपना इस्तीफ़ा सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को भिजवाया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसलिए कहूँगा क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर था और रेफरेंस मियाँ दाऊद एडवोकेट ने दायर किया। उसके बाद तमाम बार काउंसिल्स का ये मुतालबा था कि इस रेफरेंस के ऊपर समाअत की जाए, जल्द अज जल्द समाअत हो। उमर अता बंदयाल साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो इस रेफरेंस को लटका कर बैठे हुए थे कि पेटी भाई जो है, क्योंकि पता था ना सर पेटी भाई फंस सकता है, तो पेटी भाई जो था उसको बचाने के लिए इस रेफरेंस को लटकाया गया ताकि ये रेफरेंस जो है वो अपनी मौत आप मर जाए। और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते इस पूरे मामले पर मट्टी डाली ताकि ये है कि किसी तरह ये मामला दबा रहे। अब जब जस्टिस काजी फायद ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने 16 सितंबर को, जब उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ओहदे का लफ उठाया, तो उन्होंने उसके कुछ ही जो है वो वक्त के बाद, कुछ ही लम्हे के बाद, मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद, उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को ओपन किया, उसको जो है वो उसके ऊपर कार्रवाई को उन्होंने आगे प्रोसीड किया। उन्होंने कहा कि जी हम इस पर आगे कार्रवाई करेंगे और सर कार्रवाई शुरू हुई। और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब अब तक कि ये जी मैं इसका शो का नोटिस का जवाब नहीं दूंगा, मैं इस बात का पाबंद नहीं हूँ, ये नहीं है वो नहीं है। देखिए इन पर इल्ज़ाम क्या था। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं, एक तो पहली बात कि इनकी जो जायदादें थीं, जो इनकी तमाम प्रॉपर्टीज़ थीं, उसका ये रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं कर सके। एक तो रेफरेंस बना ही इस बुनियाद पर था कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके एसेट्स हैं, जो इनके असासे हैं, ये इसके अंदर जो 2 नंबरी है, जो गपला है, जो लूट मार है, जो जितना भी पैसा उन्होंने कमाया, जो अंदर कहा गया था, उस रेफरेंस की बुनियाद जो थी वो दरअसल ये थी कि ये साबित कर सकें कि जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इनके असासे हैं, वो किस तरह बनाए गए, ये किस तरह महल्लात खड़े किए गए, किस तरह से इन्होंने कैंट के अंदर घर लिए, किस तरह से इनके पास वो लैंड क्रूजर्स आई, किस तरह से इन्होंने वो जो है गुजरांवाला में वो प्लाजे बनाए। फिर कुछ पता चला कि इनकी कुछ लॉ फर्म्स भी हैं। तो इसी तरह सर मियाँ वकील जो मियाँ दाऊद थे, मियाँ दाऊद जो एडवोकेट थे, उन्होंने इस रेफरेंस में ये बुनियाद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखी थी। अब जब दूसरी बात जब ये सामने आई कि जब मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होंगे, तो मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश होते थे और कहते थे कि जी मैं तो मेरा तो एतमाद ही नहीं है इस पर, जस्टिस काजी फायद ईसा साहब के ऊपर मेरा एतमाद नहीं, जस्टिस सरदार तारिक के ऊपर मेरा एतमाद नहीं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ऊपर मेरा एतमाद नहीं, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस वो जो हैं अमीर पट्टी, ये जो 2 जज हैं, इनके ऊपर मेरा एतमाद है। लेकिन आपको याद होगा कि जब शूकाज नोटिस जारी किया गया था तो वो 4-1 की अक्सरियत से किया गया था। लास्ट जो शूकाज नोटिस जारी किया गया था वो 4-1 की अक्सरियत से किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा, मोस्ट सीनियर जज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अमीर भट्टी, 4 जजेस ने ये फैसला दिया कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को शूकाज नोटिस जारी किया गया, शूकाज नोटिस जारी किया जाए। उन्होंने 4 जजेस ने ये फैसला दिया, एक जज जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने इख्तलाफ किया। उसके बाद मुज़ाहिर नकवी साहब शुरू हुए, उनको लास्ट डेट दी गई कि जी आपको आखिरी वार्निंग दी जा रही है। अब चूँकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, इसका मतलब कि उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो गिल्टी थे, उन्होंने ये तस्लीम कर लिया कि वो तमाम जो उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, जो तमाम तर उनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए गए वो दुरुस्त हैं।
दरअसल तो सर यही बात हुई ना। देखें, जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में किसी भी जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस जाता है तो उसको अपनी सफाई में मुकम्मल तौर पर बोलने का मौका दिया जाता है और बताया जाता है कि वो किसी भी तरह से ये साबित करे कि जो उसके ऊपर एलिगेशंस हैं, जो उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, वो गलत हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ 2019 में उस वक्त के जो वज़ीर कानून थे फ़रोग़ नसीम, उन्होंने सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की एडवाइस के ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा और उस पर कार्रवाई हुई। और उसके बाद जो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गुलजार, आपको याद होगा जस्टिस गुलजार के ही दौर में शुरू हुई थी ना कार्रवाई। वैसे तो साकब, आई थिंक वो जस्टिस आसफ सईद खोसा थे। आसफ सईद खोसा जनवरी 2019 में बने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दिसंबर 2019 में वो रिटायर हो गए थे। उसके बाद जस्टिस गुलजार अहमद वो बने थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद ये कार्रवाई स्टार्ट हुई, इसको प्रोसीड किया गया और जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 10 रुकनी लार्जर बेंच बना, जिसने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के असासों से मुतल्लिक समाअत की। उस 10 रुकनी लार्जर बेंच का फैसला आया, उन्होंने सदारती रेफरेंस को कलअदम करार दिया और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये हुक्मनामा जारी कर दिया, ये हदायत दे दी FBR को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बैरून मुल्क प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिक तहकीकात करे और इसका सुराग लगाए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इन्होंने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ बनाई। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो एहलियाँ हैं सरीना ईसा, वो उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी फेस करती रहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी फेस किया। उन्होंने, हालांकि वो पाकिस्तान की अदालतों को तो जवाब दे नहीं थी सर, सीधी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये पाकिस्तान का जो ये निज़ाम है, जो अदालती निज़ाम है, उसको एक ऐसा शख्स तो जवाब दे नहीं हो सकता जिसने बाहर के मुल्क में जायदादें बनाई हैं और उसके पास बाहर के मुल्क की नेशनैलिटी हो और सारी ज़िंदगी अगर उसने बाहर के मुल्क में काम किया, मुलाजमत किया, तो वो पाकिस्तान की अदालतों को क्यों जवाब दे हो। सवाल तो ये भी है ना। लेकिन उन्होंने उसका भी मज़ा चख के देख लिया, उन्होंने हर तरफ से अपनी तसल्ली कर ली और उसके बाद सर हिस्से में क्या आया, जलालत बरो प्रोग्राम, कुछ भी नहीं निकला उस रेफरेंस से। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब सुरखरू हो गए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि जो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया, जो मेरे ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइल किया गया, जो जिस पर इस कार्रवाई को आगे प्रोसीड किया जा रहा है, इसको ओपन कर दिया जाए, इसकी ओपन कोर्ट हियरिंग हो, इसकी लाइव दिखाई जाए, लाइव इसको नशर किया जाए, इस कार्रवाई को, इस प्रोसीडिंग को लाइव नशर किया जाए, लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाए। लेकिन सर वो आपको पता है कि वो सहूलतकारी जहाँ से हो रही थी और कुछ लोग उस टाइम चाहते थे। देखें, दरअसल निशाना जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बुनियाद पर थे कि उन्होंने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया हुआ था 2019 में। जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना केस का फ़ैसला दिया और आपको पता है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस फैसले में कहा कि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने पैसे बांटे, जिन लोगों ने 2 नंबरी की, जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया, मज़हब कार्ड इस्तेमाल किया, उनको कटहरे में खड़ा कर दें, वरना ना करेंगे तो हम करवा देंगे। तो सर उसके बाद ये रेफरेंस वाला तमाशा शुरू हो गया और शहजाद अकबर जो टाउट था इमरान खान का, जो एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह था, जो बहुत बड़ा फ्रॉड, ये कहें कि फ्रॉडिया था, 1 नंबर का वो ठगबाज था, वो बाहर के मुल्क में बैठ के कह रहा है कि जी हमें तो पता ही नहीं था ये रेफरेंस जिस बुनियाद पर आया। और फ़रोग़ नसीम जिसको आप ये कहें कि सर उस बात को, उस बंदे को क्रेडिट देइए, पाकिस्तान की मौजूदा अदलिया को चाहिए कि उसको सोने का ताज पहनाया जाए। उस शख्स को जो परवेज़ मुशर्रफ का वकील था, जो अल्ताफ़ हुसैन का वकील था, फिर वो इमरान खान का वकील बना और उसके बाद वो कहता है कि जी हमें तो पता ही नहीं था रेफरेंस किस बुनियाद पर गया। इमरान खान साहब ने मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ के अंदर जब वो गिरफ्तारी से पहले बात करते थे, उन्होंने कहा कि हमें नहीं था पता कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस गया वो किस बुनियाद पर मेरे पास आया। मैंने आगे सदर को कहा, सदर ने आगे एडवाइस दे दी और सदर के कहने पर वो रेफरेंस चला गया। हमें तो बताया ही नहीं था किसी ने। अच्छा सर, ये इतने लाइलम लोग थे, हुकूमत में बैठे, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे, वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला, हुकूमत करते रहे 3.5 साल और बाद में 3.5 साल हुकूमत करने के बाद कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था और कहते हैं इख्तियार तो मेरे पास था ही नहीं, सारे फैसले तो जनरल बाजवा करते थे। तो सर ये जो खेल तमाशा लगाया गया था, उसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस था 2020 में उसका फ़ैसला आया।
वो सुरखरू हुए पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। हालांकि इतनी मुखालफत के बावजूद उनके हक़ में फ़ैसला आया और उन्होंने फ़ेस किया कार्रवाई को, उन्होंने जो प्रोसीडिंग थी उसको फ़ेस किया और 2021 में वो अदालती फ़ैसले के ज़रिए सुरखरू हुए। लेकिन ये जो मुज़ाहिर नकवी साहब हैं, देखिए इनका प्रॉब्लम ये है कि जो इनके जायदादों से मुतल्लिक, जो इनके असासों से मुतल्लिक जो रेफरेंस दायर हुआ था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मियाँ दाऊद एडवोकेट की जानिब से, सबसे पहली बुनियाद ये थी कि ये साबित कर दें कि इनकी जो जायदादें हैं वो लीगल तौर पर बनाई गई हैं, जो इन्होंने प्लॉट खड़े किए हैं वो लीगल ही हैं, जो इनके असासे हैं वो लीगल हैं। लेकिन सर वो साबित नहीं हो रहा था। और दूसरा इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि जो परवेज़ लाई साहब हैं उनके साथ इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी और आपको याद होगा कि जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रहे थे मोहम्मद खान भट्टी साहब, और उस ऑडियो में कहा जा रहा है परवेज़ लाई के साथ जो ऑडियो लीक हुई उसमें कहा जा रहा है कि मुज़ाहिर नकवी जड़ा ना उनके बेंच लवाना है मोहम्मद खान भट्टी का केस। ठीक है, ये इल्ज़ाम था, वो ऑडियो आई और उस ऑडियो के ऊपर जब इसी हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने इसके ऊपर ऑडियो लीक्स कमीशन को तश्कील दिया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस मियाँ आमिर फ़ारूक, 3 ऑनरेबल जजेस, तो बंदयाल ने क्या किया, उस पर हुक्म इम्तना कर दिया, स्टे ऑर्डर दे दिया, उन्होंने जी रोक दिता कि क्योंकि बंदयाल को डर था कि सर उसकी सास की खुद की ऑडियो है जिसमें उसकी सास कह रही है इमरान खान के बारे में कि राफिया इमरान खान को कुछ ना हो, बंदयाल को मैंने कह दिया है। क्योंकि सर वो जो ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं जो साबिक गवर्नर पंजाब रहे, मेरे बड़े काबिल एहतराम है, मेरे मोहतरम है, ख्वाजा तारिक रहीम साहब की अहलिया राफिया तारिक साहिबा और बंदयाल साहब की सास महाजबीन नून, 2 ख़वातीन की आपस में गुफ्तगू हो रही है, उस ऑडियो में सुना जा सकता है, और दोनों ख़वातीन बैठकर इमरान खान की मोहब्बत और चाहत का इजहार कर रही हैं बड़े दबंग अल्फाज में, और कहा जा रहा है कि बंदयाल इमरान खान को कुछ ना हो जाए। तो सर बंदयाल ने तो बचाना था ना इमरान खान को, क्योंकि उस सास का मामला था, मेरी सास, मेरा बेंच, मेरा फ़ैसला, मेरी मर्ज़ी, तो बंदयाल साहब ने तो सर बचाना था। दूसरी बात ये कि अब मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर ऑडियो का भी एक इल्ज़ाम था, और फिर मोहम्मद खान भट्टी साहब के बारे में जो कहा जाता है कि जो उनका केस है, परवेज़ लाई ने कहा कि वो मुज़ाहिर नकवी के बेंच में लगवाना है। मुज़ाहिर नकवी साहब जो हैं इनके ऊपर एक सबसे बड़ा जो एलिगेशन लगा था वो ये था कि जब परवेज़ मुशर्रफ को खसूसी अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया, और सज़ाए मौत का हुक्म सुनाने वाले जो जज थे जस्टिस वकार सेठ, जस्टिस शाहिद करीम, 2 जजेस ने फ़ैसला दिया था, और जो तीसरे जज थे जस्टिस नज़र अकबर, उन्होंने इख्तलाफ किया था। तो ये जो खसूसी अदालत का फ़ैसला था वो 2-1 के तनासुब से आया, 2-1 की अक्सरियत से आया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब उस टाइम लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उनके पास पिटिशन गई, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दी, उन्होंने खसूसी अदालत की सानवी हैसियत को ही कलअदम करार दे दिया और कहा कि जी खसूसी अदालत इसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं दे सकती, बल्कि खसूसी अदालत की अथॉरिटी को ही कलअदम करार दे दिया। रोला ही मुक गया। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब वो जज हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बैठकर 2020 में ये जज बने थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। जस्टिस गुलजार अहमद जो उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इनसे हलफ लिया। अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं इनके ऊपर अब अगली बात मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये जी जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी तो इन्होंने बंदयाल साहब को कहा कि हुकूमती इदारों में जो तफ्तीशी इदारे हैं उसमें हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए, तफ्तीशी इदारों में हुकूमती मुदाखलत पर अज़ खुद नोटिस लिया जाए। बंदयाल साहब ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। गुलाम महमूद डोगर CCPO लाहौर, साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस जो 14 मई की सूरत में केस सामने आया कि जी 14 मई को इलेक्शन करा दो पंजाब में, और वो फैसला सिर्फ पंजाब के ऊपर इम्प्लीमेंट होना था। तो वो जो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस था उसमें शायद आपको याद होगा कि उसमें एक फ़ैसला सुनाया गया था कि इलेक्शंस जो हैं वो 14 मई को करवाए जाएं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें इस बुनियाद पर फरीक था कि गुलाम महमूद डोगर जो हैं उनका तबादला रोक दिया जाए। ठीक है, गुलाम महमूद डोगर साहब जो है उनका जो ट्रांसफ़र था उसका केस था ना कि उनका जो है वो तबादला, कि गुलाम महमूद डोगर साहब जो है वो CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस, इस बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया। इस पर भी मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने गुलाम महमूद डोगर साहब जो हैं उनके हक़ में फ़ैसला दिया। चूँकि बंदयाल साहब ने बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया था तो वो भी सर बंदयाल साहब ने उनके हक़ में फ़ैसला दिलवा दिया। और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं उसके बाद जब इनकी ऑडियो जो है वो आपको याद होगा इस
इससे पहले जब इनकी ऑडियो भी थी मंजर आम पर, तो बहुत सी जमातों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि एक जज जिसके ख़िलाफ़ बहुत से एलिगेशंस हैं, सीरियस एलिगेशंस हैं, वो कैसे सियासी केसेस सुन सकता है। उसको तो खुद को कार्रवाई को फेस करना चाहिए जो अपने ऊपर इल्ज़ामात हैं। लेकिन जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को उस टाइम बेनिफिट ये था कि सिर्फ बंदयाल साहब बैठे सन, बंदयाल साहब बैठे हुए थे, तो उनके होते तो कार्रवाई नहीं हो सकती थी। तो डर ये था कि जब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए तो सर सारी कहानी खुल गई, सारा जो है वो समझ लें कि सारा खेल जो रचाया गया था वो बेनकाब हो गया। वो सारे किरदार जो सहूलतकारी करने वाले थे वो सब आया हो गए, और कौम ने अपनी आंखों से देखा कि वो कौन कौन लोग थे जिन्होंने ये सारा खेल रचाया। इस गंदे खेल के वो जो किरदार थे वो कौन लोग थे। तो अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने इस्तीफ़ा इस बुनियाद पर दिया कि उनको पता था उन्होंने इज्जत से तो जाना कोई नहीं, उनको निकाला जाएगा, पकड़ा जाएगा, उनको कहा जाएगा कि जी फड़ो ए लो जी तुहाडा ए फैसला है, तुसी फारग। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अगर ये खुद रिज़ाइन ना करते तो सर इनकी पेंशन और इनकी मराद बंद, इनको कुछ नहीं मिलना था। तो उन्होंने मुनासिब समझा कि फिर शायद पेंशन मिलती रहेगी, आराम से बैठ के घर बैठ के जो रोज़ी रोटी चलेगी वो बेहतर है। वो किसी तरह से वो दाल तो गलती रहेगी ना घर बैठ के, को बात भी बन जाएगी। तो उन्होंने इस्तीफ़ा देना मुनासिब समझा। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या करती है, देखें मैं कोई वकील तो हूँ नहीं, ना मैं कोई लॉ का एक्सपर्ट हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस इस्तीफ़े को किस तरह से आगे देखती है, इस पर सियासी मंजरनामा क्या होगा, क्योंकि सदर मुमलिकत के पास गया तो सदर मुमलिकत इसको मंजूर करते हैं, तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब क्या करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या करती है। क्योंकि चूँकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसके 5 ऑनरेबल मेंबर्स में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा वो मेन मेंबर हैं जिनका फैसला बहुत अहमियत का हामिल होगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सर मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बारे में जो मैंने आपको पहले ख़बर दी थी वो मैंने आपको बता दी थी कि ये इस्तीफ़ा देकर जाएंगे, इन्होंने ऐसे नहीं जाना। और फिर वही बात कि आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा ना रहे, आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा ना रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। सर है हवा किसी दिन नहीं हैगी, ये जिसके ख़िलाफ़ जाती है फिर उसको ले डूबती है। और उसके बाद क्या होने लगा, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के बाद सुप्रीम कोर्ट में धमाका होने वाला है सर। अल जिहाद ट्रस्ट केस खुलने वाला है, उसके बाद एक और केस खुलने वाला है, उसका मैं हवाला बाद में दूंगा आपको। लेकिन आपको ये बताऊं कि आगे बड़ी गर्मा गर्म खबरें आ रही हैं जो सर्दी के मौसम में मज़ीद जो है इस मौसम को गर्मा देंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि फिर वो लोग वही शेर बोलेंगे कि आज मैं ज़द में हूँ तो कोई खुशगुमा ना रहे, चिराग सबके बुझेंगे हवा किसी की नहीं। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाअल्लाह नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।